हाँ जी, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। देखो, लास्ट वीडियो में हमने इसका मतलब सीखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल डिसीजंस कौन कौन से होते हैं, जहां पे हमने देखा था कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या होता है और डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन तीनों को ही अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। अब इस वीडियो में हमारा प्लान क्या रहेगा कि हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें। आराम से करेंगे, लॉजिकली करेंगे। अब एक चीज सुनना, जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टॉपिक है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग तो कंप्लीटली थियोटिकल है, हम अभी डिस्कस करेंगे और 4-5 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ न्यूमेरिकल टॉपिक, तो वहां पे मुझे कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी 4 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से। ठीक है, तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप क्या करना, आप चाहो तो 1.25x या 1.5x पे वीडियो को देख लो, पर वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला टॉपिक क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग होते क्या है, देखो की समझना। कई बच्चे क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों चीजें एक नहीं होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, वहां पर हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि बिजनेस को अपना पैसा कहां से लाना चाहिए, यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन। उस पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टिंग डिसीजन। और उस पैसे को डिविडेंड के रूप में बांटे या नहीं बांटे, यानी कि डिविडेंड डिसीजन। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग ये सब चीज डिस्कस नहीं करते। हम क्या डिस्कस करते हैं कि भैया बिजनेस को जब भी पैसों की रिक्वायरमेंट हो, उस टाइम पे बिजनेस के पास पैसा अवेलेबल हो, तो इसको फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्कस करता है। देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज टू स्मूथ ऑपरेशन बाय फोकसिंग ऑन फंड्स रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। कि हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट कब होगी और जब रिक्वायरमेंट हो तब फंड्स अवेलेबल रहे, बस यही फाइनेंशियल प्लानिंग है। सिंपल, मान लो कि मेरे को एक घर बनाना है, ठीक है। उस घर को बनाने के लिए मेरे को 50 लाख का खर्चा आएगा। तो अब ये 50 लाख का खर्चा, 50 लाख रुपए मैं कहां से लेके आऊंगा, दिस इज कॉल्ड माई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब मान लो मैंने 50 लाख का लोन ले लिया, तो ये मैंने लोन सोर्सेस से फाइनेंस कर लिया। अब इस पैसे को मैं इन्वेस्ट कहां कर रहा हूं, मैंने घर बनाने में इन्वेस्ट कर रहा हूं, दैट इज माई इन्वेस्टिंग डिसीजन। लेकिन जब मैं घर बना रहा हूँ, ठीक है, और घर बनाते टाइम हमेशा तो मैं अपने जेब में 50 लाख लेके क्या ही नहीं करूंगा ना। जब मैं मार्केट में कोई सामान लेने गया घर के लिए, एग्जाम्पल लेट्स से मैं डोर का फ्रेम लेने गया, तो उस टाइम पे अगर डोर का फ्रेम 1 लाख का आता है तो मेरे पास 1 लाख पड़े हो राइट नाउ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, कि जिस टाइम पे पैसों की जरूरत है उस टाइम पे आपके पास पैसे होने चाहिए, और जितनी जरूरत है बस उतने ही, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर आपके पास फालतू का कैश पड़ा हुआ है तो वो आपको नुकसान ही देगा, है ना। क्योंकि याद है मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एवरी फाइनेंस कम्स एट अ कॉस्ट। हर फाइनेंस की एक कॉस्ट होती है, और अगर आपने फालतू में एक्स्ट्रा पैसा लेके अपने तिजोरी में भरा हुआ है ना, तो उसकी कॉस्ट तो आप पे कर रहे हो, पर उस पैसे पे कुछ कमा नहीं रहे, तो आपका लॉस ही होने वाला है। ठीक है, अब देखो आगे डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो बस दो ही है। पहला, कि हमारे पास फंड्स हमेशा अवेलेबल रहे, और दूसरा कि फंड्स बिल्कुल भी आइडल ना पड़े रहे। मतलब कि मुझे एक्स्ट्रा फंड चाहिए ही नहीं। अगर मुझे 100 रुपए की रिक्वायरमेंट है कल की शाम 6 बजे को, तो कल की शाम 6 बजे मेरे पास 100 रुपए अवेलेबल हो, ना 150, ना 200, ना 80, ना 90। डिट्टो 100 की रिक्वायरमेंट है, 100 रुपए होने चाहिए, कल शाम को 6 बजे चाहिए, कल शाम को 6 बजे होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। सिंपल, समझ में आ गया। आगे देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो बिजनेस जनरली लॉन्ग टर्म के लिए भी करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी करते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब कितना, 3 से 5 साल के लिए हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, कि आने वाले 3 से 5 साल में बिजनेस को कब कब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, कितना कितना पैसा चाहिए होगा, उस टाइम पे हम पैसे को अवेलेबल करें, और अगर पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है तो उसको कहीं पे इन्वेस्ट करके पैसा कमाओ। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, और अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म में जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उसको आप लोग आसान शब्दों में बजट के नाम से जानते हो। ठीक है, कि लेट्स से एक साल के अंदर बिजनेस के पास कहां कहां से पैसा आएगा, वो पैसा कहां कहां खर्चा होगा, एंड में फायदा है नुकसान, दैट इज कॉल्ड बजट ओनली, राइट। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को हम लोग बजट भी बोलते हैं, है ना। अब देखो फाइनेंशियल प्लानिंग करने के फायदे क्या है। देखो ये फायदे, ये इंपॉर्टेंस आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपने प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, प्लानिंग करने के क्या क्या फायदे, तुम बताओ। प्लानिंग करोगे तो आप फोरकास्टिंग कर पाओगे। प्लानिंग करोगे तो जो फ्यूचर में शॉक्स मिलने वाले हैं, जो लॉसेस हो सकते हैं एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, आप उनके लिए प्रिपेयर हो पाओगे, राइट। तो जो प्लानिंग के फायदे होते हैं वही फायदे फाइनेंशियल प्लानिंग के भी होंगे। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्प इन फोरकास्टिंग। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे, आप आने वाले 3 साल की या 5 साल की या 1 साल की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, तो आप फोरकास्टिंग में आपको हेल्प मिलने वाली है। दूसरा, हेल्प इन अवॉइडिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस। जो फ्यूचर के अनप्रेडिक्टेबल शॉक्स एंड सरप्राइजेस होते हैं, आप उनको अवॉइड कर पाओगे या उनसे इजीली डील कर पाओगे अगर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग हो रखी होगी तो।
सिंपल है, ये प्लानिंग के सारे बेनिफिट है, यहाँ चिपका देने, दोबारा रटने की जरूरत नहीं है। अब अगला देखो, नेक्स्ट है हेल्प इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन बिजनेस फंक्शंस। अब देखो लेट्स से कि मेरे पास दो बिजनेस फंक्शन है, एक है मार्केटिंग फंक्शन या सेल्स फंक्शन जिसका काम है सेल्स करना या मार्केटिंग करना, दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसने एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनाया कि इस साल मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने टारगेट रख लिया कि हम लोग 1 करोड़ रुपए की सेल करने वाले हैं। अब आपने अगर 1 करोड़ की सेल का टारगेट रख दिया तो सेल करने के लिए प्रोडक्शन भी तो करनी पड़ेगी। तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आप कांटेक्ट करोगे कि भाई साहब सुनो मेरी बात, हमने टारगेट रखा है 1 करोड़ की सेल का, तो प्लीज आप रिक्वायर्ड गुड्स की प्रोडक्शन करते रहना। तो देखो ऐसे दो बिजनेस फंक्शन के बीच में आप कोऑर्डिनेट कर पाओगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से एक फायदा ये भी होता है कि आपके जो बिजनेस फंक्शंस हैं उसमें कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। और आखिरी पॉइंट क्या है, हेल्प इन इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब मान लो कि मेरा इस बार का प्लान था कि इस साल में हम लोग 1 करोड़ रुपए की सेल करेंगे और एक्चुअल सेल बस 70 लाख की हुई। तो अब एक्चुअल और प्लान अगर है तो मैं इसको इवैल्यूएट कर पाऊंगा और कंट्रोलिंग फंक्शन इस पर अप्लाई कर पाऊंगा, राइट। तो देखो फाइनेंशियल प्लानिंग करने का एक फायदा क्या होता है कि आप इसको इवैल्यूएट कर पाओगे, इसको कंट्रोल भी कर पाओगे, सिंपल है। तो ये हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग था ओवरऑल। अब हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। ये क्या होता है, इट रेफर्स टू अ मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड्स। अब एक चीज समझना, कई बार हम लोगों को ना कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजन में फर्क समझ नहीं आता, क्योंकि अगर आप लोग कभी फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ोगे तो वहां भी ये लिखा हुआ है कि फाइनेंसिंग डिसीजन रेफर्स टू डिसीजंस रिलेटेड विद द सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज ओनर्स फंड या बोरोड फंड। और यहां भी देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू अ मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड्स। तो बच्चों को ना कई बार ये दिक्कत होती है कि भैया क्या कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल डिसीजन दोनों सेम ही होते हैं क्या? तो देखो सेम नहीं होते, दोनों में बहुत अच्छा खासा फर्क होता है। फर्क क्या समझना, लेट्स से एक बिजनेस है ABC लिमिटेड और इस बिजनेस को 50 लाख रुपए की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये 50 लाख रुपए ये बिजनेस कहां से लेके आएगा? जब फाइनेंस मैनेजर बैठ के ये डिसाइड करे ना कि ये 50 लाख का रिक्वायर्ड कैपिटल कहां से आएगा, क्या इस 50 लाख के रिक्वायर्ड कैपिटल के लिए हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर दें या प्रेफरेंस शेयर इशू कर दें, या जो बिजनेस के पहले के कमा के रखे हुए पैसे हैं तिजोरी में वहां से पैसे निकाल लें? अगर वो यहां से पैसे निकालता है, दिस इज कॉल्ड ओनर्स फंड से उसने पैसे सोर्स कर लिए। अगर ये मैनेजर ये सोचता है कि नहीं नहीं हम एक काम करते हैं, इस 50 लाख का लोन ले लेते हैं या इसके लिए डिबेंचर इशू कर देते हैं या पब्लिक डिपॉजिट इशू कर लेते हैं, तो अगर वो पैसा यहां से सोर्स करता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोरोड फंड से सोर्स कर लिया। तो जब भी समझना फाइनेंस मैनेजर इस 50 लाख की कैपिटल की सोर्सिंग का डिसीजन लेगा, उसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। ये पैसा लाओगे कहां से? एक बार आपने डिसाइड कर लिया जो भी करना, मान लो कि मैंने बोल दिया कि मैं पूरे 50 लाख में से 20 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इशू कर दूंगा और 30 लाख रुपए का लेट से लोन ले लूंगा। तो अब मैंने 50 लाख की सोर्सिंग कर ली, मैंने 20 लाख के लिए इक्विटी शेयर का सोर्स यूज किया और 30 लाख के लिए लोन का सोर्स यूज किया। तो ये है फाइनेंसिंग डिसीजन। लेकिन अब मेरे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल में यानी कि 50 लाख में तुम देखो 20 लाख है इक्विटी से और 30 लाख है लोन से। तो इस 20 लाख की इक्विटी और 30 लाख के लोन को मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। कि टोटल कैपिटल में कितना पैसा इक्विटी का है और कितना पैसा लोन का है। समझ में आ गया? तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि बिजनेस का जो भी टोटल कैपिटल है उस टोटल कैपिटल में कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट इक्विटी से आया हुआ है और कितना परसेंट ऑफ अमाउंट लोन से आया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो दो ही सोर्स होते हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ओनर फंड मतलब क्या भैया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या रिजर्व एंड सरप्लस। और बोरोड फंड मतलब क्या भैया, सिंपल लोन्स, डिबेंचर्स या पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। अब आपको कैपिटल स्ट्रक्चर आराम से समझ में आ गया होगा। अब ये डिस्कस करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर बिजनेस में इंपैक्ट क्या डालता है। तो इसके लिए ना एनसीईआरटी की बुक में ही एक अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है, मैं उसी एग्जांपल का यहाँ पे यूज करूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, अब ये हम समझेंगे इस एग्जांपल से कि कैपिटल स्ट्रक्चर बिजनेस के फाइनेंस के ऊपर और बिजनेस के शेयर होल्डर की अर्निंग के ऊपर, उनकी वेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट डालता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, वही लिया है मैंने, ठीक है। और आपको आराम समझ में आएगा। बस अब थोड़ा वीडियो की स्पीड स्लो कर देना। अगर आपने वीडियो को 1.5x कर रखा है तो वापस से 1x कर दो, आराम से सुनो और कॉपी पेन लेके लिखते रहना, ठीक है। पूरा फोकस यहाँ पे। अब देखो लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि एक बिजनेस है और इस बिजनेस को टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट है 30 लाख रुपए। इस बिजनेस का टोटल फंड यानी कि कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, 30 लाख रुपए। ये बिजनेस अगर लोन लेता है तो लोन पे इंटरेस्ट पे करने को रेडी है 10% का, ठीक है। और अगर शेयर इशू करता है तो एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। और यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि पार पे ही शेयर इशू कर रहा है ना,
यानी कि 10 की फेस वैल्यू है और 10 पे में इशू कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस बिजनेस के ऊपर टैक्स भी लगता है और टैक्स का रेट कितना है, 30% इनकम का। और इस बिजनेस की मान लो कि इस साल की जो ईबीआईटी है, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सिंपल शब्दों में इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने से पहले इस बिजनेस की कमाई, अर्निंग, इनकम कितनी है, वो है 4 लाख रुपए। अभी हमने एक बेसिक फिगर्स ध्यान रख रही है कि इस बिजनेस की रिक्वायर्ड कैपिटल है 30 लाख रुपए, इसका इंटरेस्ट है 10% का, अगर ये शेयर इशू करता है तो 10 रुपए पर शेयर ये इशू करने वाला है, टैक्स रेट है 30% और इनकम कितनी है, 4 लाख। अब इन्हीं चीजों को यूज करके हमें यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस समझना है, ठीक है। तो हम 3 केस में सॉल्व करेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में क्या हो रहा है कि पूरे के पूरे 30 लाख की कैपिटल हम देखो इक्विटी शेयर्स लेके आ रहे हैं, डेट से निल, यानी कि हमने कोई लोन लिया, हमने कोई भी डिबेंचर इशू नहीं किया, हमने कोई पब्लिक डिपॉजिट नहीं लिया, हमारा टोटल पैसा कहां से आ रहा है, ओनर्स फंड से, ओनर्स के कैपिटल से। केस 2 में हमने क्या करा है, हमने 20 लाख रुपए लिए ओनर्स से, यानी इक्विटी शेयर इशू करके, और 10 लाख का लोन ले लिया। और केस 3 में हमने 10 लाख रुपए लिए इक्विटी शेयर से और 20 लाख का लोन ले लिया है। यहां तक सब कुछ ओके ना? अगर ओके तो कमेंट में ओके करना, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो केस 1 में क्या हो रहा है, हम लोग कभी भी जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर का इनकम निकालते हैं तो फाइनेंस एफएम के सब्जेक्ट में, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इनकम स्टेटमेंट ऐसे निकलती है। ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है। जैसे आप लोग अकाउंट में सीखते हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो अकाउंटिंग के लिए, अकाउंट्स के लिए इनकम स्टेटमेंट होती है। फाइनेंस के लिए इनकम स्टेटमेंट ऐसे निकाली जाती है, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर क्या आता है, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले कितनी अर्निंग थी। तो हमने कितना एज्यूम किया हुआ है, 4 लाख। तो तीनों ही केस में देखो मैंने अर्निंग कंसिस्टेंट पिक कर ली, 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आपका पूरा ध्यान बस केस 1 पे हो, केस 2 और केस 3 को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले केस 1 को ध्यान से देखना। अब मैंने केस 1 में, मान लो मैंने अभी पैसे कमाए कितने हैं, 4 लाख रुपए। अच्छा, केस 1 में बताओ मैंने 30 लाख रुपए कहां से लेके आया था, मैं लेके आया था इक्विटी शेयर इशू करके, और डिबेंचर से कितना आया था मैं, 0। तो अगर मैं डिबेंचर से 0 पे लेकर आया हूं तो ऑब्वियस बात है मुझे डिबेंचर पे कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करना, मतलब कोई लोन पे इंटरेस्ट पे नहीं करना। तो अगर मेरा इंटरेस्ट पे ही नहीं करना तो इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आएगी, 0। यानी कि सारे के सारे 4 लाख इंटरेस्ट माइनस करने के बाद कितने बचेंगे, 4 लाख ही। इसको हम लोग बोलते हैं ईबीटी, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद क्या बचता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। अब इस 4 लाख की अर्निंग बिफोर टैक्स में से मैं टैक्स माइनस करूंगा, और मेरा टैक्स का रेट कितना देखो, 30%। यानी कि जितना भी अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा उसका 30%, 30% मेरा टैक्स कटने वाला है ना। तो यहां पे देखो, यहां पे मेरा ईबीटी कितना आ रहा है, 4 लाख रुपए। अब इस 4 लाख का 30% अगर मैं टैक्स निकालूं तो कितना आएगा, 1,20,000। जब मैं अमाउंट माइनस करूंगा तो मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स माइनस करने के बाद कितना अमाउंट बचेगा, 2,80,000 रुपए। और इस 2,80,000 में अब देखो मैंने सारे खर्चे पूरे कर लिए, टैक्स भी दे दिया, तो अब बचा अमाउंट किसका होगा, ओनर्स का। तो अगर कोई प्रेफरेंस शेयर मैंने इशू कर रखा है तो पहले उनका डिविडेंड दो और उसके बाद में इक्विटी का दो। ये तो आप जानते होंगे ना कि प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड के लिए। तो अब देखो मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स वैक्स सब कुछ पे करने के बाद, सारे खर्चे करने के बाद टैक्स भी पे कर दिया। अब कितना पैसा कमाया मैंने, 2,80,000 रुपए। अब एज्यूम करो कि मैंने कभी कोई प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किया, तो इस केस में प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी कितना आएगा, 0। तो देखो तीनों ही केस में मैंने प्रेफरेंस शेयर को 0 ले रखा है, ठीक है। तो ये सारे पैसा किसको बटेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये 2,80,000 क्या है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, एफएच, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो पहले केस में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, 2,80,000। और केस 1 में मेरे पास इक्विटी कैपिटल कितना था, 30 लाख रुपए, फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने होंगे, 30 लाख डिवाइड बाय 10, यानी कि 3 लाख शेयर्स, सिंपल। तो अब देखो अगर इस 3 लाख शेयर्स को मैं 2,80,000 रुपए बांटूंगा तो पर शेयर कितने रुपए कमाई आएगी, 0.93 रुपीज। तो इसका मतलब केस 1 में जहां पे मैंने 1 रुपए का भी डेप्ट इशू नहीं किया है, सारे पैसे इक्विटी से सोर्स किए हुए हैं, वहां पे 4 लाख अगर मैं कमाता हूं तो उस केस में पर शेयर कितने रुपए का इनकम आएगी, 0.93 रुपीज, ठीक है। यहां तक ओके? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में ओके कर देना, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर देना, तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ता हूं, उसका रिप्लाई करता हूं, तो तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। अब आ गया हूं केस 2 को देखो। केस 2 में मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि मैंने इक्विटी शेयर इशूअर कितने रुपए मंगाए, 20 लाख रुपए, और मैंने लोन ले लिए 10 लाख रुपए। मेरे को टोटल कितने रुपए चाहिए थे, 30 लाख। उस 30 लाख में से 20 लाख का मैंने शेयर इशू कर दिया और 10 लाख के मैंने लोन ले लिया। ये मैं कर सकता हूं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मैंने फाइनेंशियल डिसीजन कर लिया, 20 लाख लोन से, सॉरी 20 लाख इक्विटी शेयर से
और 10 लाख लोन से। ऐसा मैंने पैसा सोर्स कर लिया। अब वापस से ये अर्निंग डिस्कस करते हैं, इनकम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। देखो केस 2 में अर्निंग तो मेरी सेम है 4 लाख रुपए। अब केस 2 में मैंने लोन ले रखा 10 लाख का, तो 10 लाख के लोन पे अगर मैं 10% का ब्याज दूंगा तो कितने का ब्याज जाएगा? 1 लाख का ब्याज जाएगा। तो 4 लाख माइनस 1 लाख का इंटरेस्ट, तो अब अर्निंग बिफोर टैक्स कितना बचेगा? 3 लाख रुपए। अब इस 3 लाख की इनकम पे मुझे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो 3 लाख का 30% कितना होता है? 90,000। ये माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 2,10,000 रुपए। अब मैंने कोई प्रेफरेंस शेयर तो इशू किया नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना है? 0। तो ये पूरा का पूरा 2,10,000 किसको बच जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अब बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 3 लाख नहीं होंगे, क्योंकि देखो मैंने बस 20 लाख शेयर इशू किया ना, तो 20 लाख रुपए के शेयर डिवाइड बाय 10 रुपए की फेस वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे? बस 2 लाख। ठीक है, तो अब जब मैं 2,10,000 रुपए की इनकम 2 लाख शेयर्स को बांटूंगा तो पर शेयर कितने रुपए पैसा आएगा? 1 रुपए 5 पैसे। आपने एक चीज नोटिस करी कि 30 लाख की कैपिटल केस 1 में थी, 30 लाख की कैपिटल केस 2 में भी है। सेम कैपिटल थी, सेम इनकम है, सेम टैक्स का रेट है, सब कुछ सेम था, बस मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। पहले केस में सारा पैसा इक्विटी शेयर से आ रहा है, दूसरे केस में 20 लाख रुपए आ रहे हैं इक्विटी शेयर से और 10 लाख आ रहे हैं लोन से। तो सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने की वजह से सेम इनकम होने के बाद भी जो मेरा इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग से पर शेयर देखो इंक्रीज हो गई। पहले केस में कितना है? 0.93 और दूसरे केस में कितना है? 1.05। एक बार इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं। चेक करो केस 3। केस 3 में सब कुछ सेम है, बस मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से चेंज कर दिया। मैंने इस बार क्या किया? मैंने बोला कैपिटल से इक्विटी शेयर से आए हैं बस 10 लाख रुपए और 20 लाख का हम लोन ले लेंगे। तो 4 लाख की इनकम, 20 लाख के लोन पे अगर 10% का इंटरेस्ट पे करोगे तो 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख रुपए। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आएगा? 2 लाख। अब इस 2 लाख के अर्निंग बिफोर टैक्स पे आप 30% का ब्याज टैक्स दोगे ना, तो 2 लाख का 30% कितना होता है? 60,000 रुपए। आपने 60,000 का टैक्स पे कर दिया। तो अब टैक्स पे करने के बाद कितने पैसे बचे? 1,40। कोई प्रेफरेंसर है नहीं तो उनका डिविडेंड 0। तो ये पूरा 1,40 किसको बटेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब बताओ केस 3 में आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? तो आपने देखा कि हमने बस 10 लाख का कैपिटल इशू किया हुआ था और 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो 10 लाख डिवाइड बाय 10 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे? 1 लाख। अब ये 1,40,000 की इनकम 1 लाख शेयर में बांटोगे तो पर शेयर कितनी इनकम आएगी? 1.40। तो आप एक चीज देखोगे कि जैसे जैसे मैं कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन के अमाउंट को बढ़ाता जा रहा हूं, वैसे वैसे सेम अर्निंग होने के बाद भी जो मेरा इक्विटी शेयर के लिए कमाई है वो पर शेयर देखो इंक्रीज होती जा रही है। और इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं, कहां लिखो मैं, जगह नहीं, चलो यहां लिखता हूं, इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, जब कोई बिजनेस ये देखता है कि उसका डिबेंचर या लोन का कंपोनेंट अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया जाए और उसकी वजह से लोन या डिबेंचर के कैपिटल स्ट्रक्चर में आने की वजह से जब इक्विटी शेयर होल्डर्स की कमाई बढ़ने लग जाए सेम अर्निंग होने के बाद भी, तो इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ऐसा होता क्यों है? ये होने के पीछे बस एक ही रीजन है। एक चीज देखो, इस तीनों ही केसेस में ये बिजनेस जो लोन से पैसा लेके आ रहा था, पहले केस में नील, दूसरे केस में 10 लाख और तीसरे केस में 20 लाख, ये लोन के पैसे पे हम ब्याज कितना पे कर रहे हैं? हम ब्याज पे कर रहे हैं देखो 10% का। ठीक है, जो पैसा हम लोन से लेकर उसमें ब्याज कितना पे कर रहे हैं? 10%। और वैसे इस बिजनेस ने अपने पूरे बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं? 30 लाख रुपए। और ये बंदा कमा कितने रुपए रहा है? 4 लाख रुपए। तो अगर आप देखोगे कि इस बिजनेस का टोटल कमाई कितना है, तो 4 लाख रुपए का इनकम है, इन्वेस्टमेंट थी 30 लाख रुपए की। जब आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो ये आएगा अराउंड, ये एक मिनट सही से लिख देता हूं, ये आएगा अराउंड 13.33%। इसका मतलब क्या है कि ये बिजनेस अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट पे कमा रहा है 13.33% की रिटर्न, और लोन पे इसको ब्याज कितना पे करना है? बस 10% का। तो जब भी ऐसा केस होगा, यानी कि बिजनेस की अर्निंग होगी 13.33% और इंटरेस्ट 10%, यानी कि लोन का कॉस्ट अर्निंग से कम होगा, लोन का कॉस्ट अर्निंग से कम होगा, तो उस केस में अगर बिजनेस अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन के अमाउंट को बढ़ाते जाए तो उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग अपने आप बढ़ती जाएगी। इसी कंसेप्ट को लोग बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब यहां तक समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ओके लिख दो, मजा आ गया तो लाइक कर देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर इसी चीज का हम उल्टा कर दें, मान लो कि इस बिजनेस का 4 लाख की कमाई हो 30 लाख के कैपिटल पे, यानी कि रिटर्न कितने का है? 13% का,
अब जस्ट सपोज करना कि इसका कॉस्ट ऑफ डेट 10% से बढ़ के 15% हो गया। अगर आपका कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है आपकी अर्निंग से, उस केस में अगर आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को बढ़ाओगे तो आपकी इक्विटी शेयर की कमाई घटती चली जाएगी। समझ में आ गया? तो इसका इक्वेशन क्या बनती है? इफ कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन अर्निंग बाय द बिजनेस, तो उस केस में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी काम करता है। यानी कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के अमाउंट को बढ़ाते जाओ, आपका अपने आप अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता जाएगा, सेम अर्निंग रहे फिर भी। और अगर आपका इसका रिवर्स कंडीशन है, मतलब आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है, अर्निंग आपकी कम है, और उस केस में आप अगर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करने की कोशिश करते हो तो आपका पर शेयर अर्निंग कम होती जाएगी। तो एडवाइजेबल क्या होता है कि जब कंपनी कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा कमा रही हो तो उस केस में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा उठाओ, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन का अमाउंट ज्यादा रखो ताकि इक्विटी का अर्निंग पर शेयर बढ़ता जाए। लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग उसके कॉस्ट ऑफ डेट से कम है तो इस केस में आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मत करो, आप कोशिश करो कि आप सारा पैसा इक्विटी से ही सोर्स करो, लोन वोन मत देना। तो ये पूरा कंसेप्ट था कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो आई होप देखो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया, भाई साहब मजा आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ कि मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। और अगर कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर दो, मैं तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ता हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ, तो तुम्हारे कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। अब देखो इस वीडियो के पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को जो बचे टॉपिक्स हैं वो करके खत्म करेंगे। बचे टॉपिक्स क्या क्या भैया, कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन चीजें अफेक्ट करती हैं, इसके बाद वर्किंग कैपिटल क्या होता है उसको क्या क्या अफेक्ट करता है, और फिक्स कैपिटल क्या होता है उसको क्या क्या अफेक्ट करता है। तो ये वाला हम पार्ट 3 में कवर करेंगे, जो कि आपको यहाँ के दिख जाएगा, उस पर क्लिक करो और वीडियो को अभी देख के चैप्टर को खत्म करो, ठीक है। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।